नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑन द टॉपिक लिक्विडिटी मैनेजमेंट। मॉड्यूल डी के अंतर्गत बैलेंस शीट मैनेजमेंट में ये टॉपिक आता है। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे क्या होता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ठीक है, और किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है, कौन कौन से रिस्क इसके अंतर्गत आते हैं, उन सभी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ, ठीक है, ये मॉड्यूल सी में भी है, मॉड्यूल डी में भी है। सी में अलग तरीके से ट्रेजरी मैनेजमेंट के बिहाफ पर दे रखा है कि ट्रेजरी किस तरीके से इसको मैनेज करती है, और मॉड्यूल डी में बैलेंस शीट मैनेजमेंट के बिहाफ पर ये दे रखा है, ठीक है। तो मॉड्यूल डी के हिसाब से आज यहाँ पर हम चर्चा करेंगे लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, किस तरीके से लिक्विडिटी को मैनेज करना है। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, लिक्विडिटी का मतलब है तरलता, यानी कि तरलता अगर बहुत ज़्यादा होती है तो प्रॉफिटेबिलिटी को रिड्यूस करती है, तरलता बहुत कम होती है तो चांसेस होते हैं आपके फेल्योर होने के, ठीक है। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस आप मीट नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट हो जाएंगी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही है जहां पर हम नंबर ऑफ टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। डेली 8:30 बजे ये क्लास आपको YT पर देखने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे सेशन की ओर, ठीक है। अगेन डेफिनेशन क्या है? तो बेसिकली बैंक्स नीड लिक्विडिटी। बैंक्स को लिक्विडिटी की जरूरत होती है किन कामों के लिए? तो याद रखिएगा, डिपॉजिट विड्रॉल, जो लोग पैसा निकालने आते हैं, जिनका बैंक में पैसा जमा है, वो लोग पैसा निकालने आएंगे, उसके लिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है। और दूसरा, लोन की जो डिमांड्स है उसको फंड करने के लिए। भाई बैंक के पास लोग आते क्यों हैं? या तो पैसा जमा करने या तो लोन लेने। तो लोन जो लोग लेने आते हैं उनको भी पैसा देना है, तो उसके लिए लिक्विडिटी होनी चाहिए। और जो लोग डिपॉजिट कर रखे हैं वो विड्रॉल करने आएंगे, तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए? लिक्विडिटी आपके पास होनी चाहिए। तो दोनों को मीट करने के लिए बात ध्यान रखिएगा। तो लिक्विडिटी रिप्रेजेंट करती है बैंक्स की एबिलिटी टू, ठीक है, क्या करने के लिए? एब्जॉर्ब्स डिक्रीजेस इन लायबिलिटीज, ठीक है। जो लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी एक बैंक के लिए उनकी डिपॉजिट्स, तो डिपॉजिट्स डिक्रीज हो रही हैं और आपको लोन वगैरह फंड करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? लिक्विडिटी चाहिए। देन फंड इंक्रीज इन एसेट्स, ठीक है, फंड क्या करना है? इंक्रीज करना है एसेट्स में। एसेट्स का मतलब बैंक के द्वारा दिए गए लोन्स या इन्वेस्टमेंट, उसमें क्या करना है? ठीक है, इंक्रीज करना है। तो अब बैंक इज सेड टू हैव एडिक्वेट लिक्विडिटी। एक बैंक को तब कहा जाएगा कि उसके पास पर्याप्त तरलता है जब क्या होगा? व्हेन इट कैन ऑब्टेन फंड्स प्रॉम्प्टली, जब वो तुरंत फंड्स प्रॉम्प्टली प्राप्त कर सके, एंड एट रीजनेबल कॉस्ट, ईदर बाई रीजनेबल कॉस्ट, जब पैसे की जरूरत हो तब वो पैसा समय से प्राप्त कर सके, सही कॉस्ट पे प्राप्त कर सके, ठीक है, ठीक है, बाई रेजिंग लायबिलिटीज, लायबिलिटीज को रेज कर सके, कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू कैश, एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सके। तो ये एबिलिटी, ठीक है, तभी एक बैंक को लिक्विड कहा जाएगा कि उस बैंक के पास एडिक्वेट लिक्विडिटी है जब वो फंड्स को ऑब्टेन कर सकता है, ठीक है, रीजनेबल कॉस्ट, ईदर बाई, कैसे? तो चाहे रेजिंग लायबिलिटीज, लायबिलिटीज रेज करना यानी कि डिपॉजिट्स को बढ़ा करके पैसे प्राप्त करना, और कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू कैश, जो आपकी एसेट्स हैं उनको कैश में कन्वर्ट करके, ध्यान रखिएगा। तो लिक्विडिटी इज एसेंशियल, लिक्विडिटी बहुत आवश्यक तत्व है एक बैंक के लिए, मैनेजिंग करना बोथ एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड बैलेंस शीट फ्लक्चुएशंस, क्योंकि बैलेंस शीट में क्या है? एसेट्स और लायबिलिटीज। तो एसेट्स और लायबिलिटीज के फ्लक्चुएशंस को मीट करने के लिए, चाहे वो एक्सपेक्टेड हो चाहे वो अनएक्सपेक्टेड हो, जैसे कोरोना जैसी सिचुएशंस वो अनएक्सपेक्टेशन में आती हैं कि नहीं पता था कोरोना जैसी कोई सिचुएशन आएगी, और एट दैट टाइम डिपॉजिट विड्रॉल पर बहुत ज्यादा बैंकों के ऊपर लोड पड़ा हुआ था, क्योंकि डिपॉजिट्स बहुत कम हो गई थी लेकिन विड्रॉल बहुत ज्यादा था वहां पर, ठीक है। एंड फॉर सपोर्टिंग बिजनेस ग्रोथ, ऑब्वियसली बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। अब यहां पर समझिएगा, यहां पर डायमेंशंस एंड रोल ऑफ लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, LRM का क्या रोल है यहां पर? तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट इन अ बैंक इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट। क्या है लिक्विडिटी मैनेजमेंट? एक बैंक में क्या है? ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो फंड्स को जनरेट करती है रीजनेबल कॉस्ट पर, कम से कम पैसों पर, टू मीट कॉन्ट्रैक्चुअल, कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कि अनुबंध, जिनके जिनके जो अनुबंध है वो रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए। जैसे मैंने कोई लोन लिया तो ऑब्वियसली मेरा और बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि तुम हर महीने इतने की EMI दोगे, एग्रीमेंट है ना, ठीक है। और रिलेशनशिप ऑब्लिगेशंस जो भी हैं उनको मीटअप करने के लिए। ऑब्लिगेशंस क्या क्या हो सकते हैं? नई लोन की डिमांड हो सकती है, ठीक है, एग्जिस्टिंग लोन कमिटमेंट्स हो सकते हैं, और डिपॉजिट विड्रॉल हो सकते हैं। यहां से बैंक के पास से पैसा जाएगा लिक्विडिटी का, ठीक है, यहां पर आउटफ्लो होगा। देन की रोल पर्पस ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट, क्या जरूरत है, क्या रोल है? तो कॉन्फिडेंस एंड मार्केट रेपुटेशन,
आपके पास कॉन्फिडेंस बना रहेगा और मार्केट में आपकी जो रेपुटेशन है वो बनी रहेगी। शोज दैट द बैंक इज सेफ, बैंक सुरक्षित है और कैपेबल है अपनी बोरोइंग को रीपे करने के लिए, भुगतान करने के लिए। मीटिंग लोन कमिटमेंट्स, ऑब्वियसली जितने भी लोन कमिटमेंट्स आपके पास आते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कमिटमेंट्स, उनको आप ऑनर सम्मान दे सकोगे। अवॉइडिंग फायर सेल ऑफ एसेट्स। फायर सेल ऑफ एसेट्स का मतलब यह होता है, फायर का मतलब होता है जलाना, समझ गए मेरी बात की नहीं? जलाने वाली स्थिति कब आती है? जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहां पर आपकी एसेट्स महंगे में बिक सकती थी, लेकिन अब आपके पास अचानक से कुछ जरूरत आ गई और आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करोगे? फायर सेल। फायर सेल मतलब बेच रहे हो लेकिन एक तरीके से आग लगा करके बेचना, यानी कि बहुत ही सस्ती दामों पर बेचना, तो उससे बचा जाता है। प्रिवेंट्स अनप्रॉफिटेबल सेल ऑफ एसेट्स एट डिस्ट्रेस प्राइसेस। लोअरिंग डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम, ठीक है। लोअर डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम का मतलब यह है जब आप डाउनफॉल में जाओगे। बैंक्स विद स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी, बैंक जिनके पास स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी होती है, पे लोअर रिस्क प्रीमियम व्हेन रेजिंग फंड, ठीक है। जैसे आपकी अगर क्रेडिट वर्दिनेस बहुत अच्छी है, आपकी अगर अगेन सिविल रेटिंग बहुत अच्छी है, तो आपको कम से कम रीजनेबल कॉस्ट पर क्या मिल जाएगा? लोन मिल जाएगा। तो वही बात यहां पर समझ लीजिएगा, लोअरिंग डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम। आपकी अगर लिक्विडिटी बेटर है तो आप डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम को लोअर कम कर सकते हो। देन आगे समझिएगा यहां पर डायमेंशन ऑफ लिक्विडिटी एडिक्वेसी। तो लिक्विडिटी एडिक्वेसी यानी कि तरलता जो है उसके क्या क्या डायमेंशंस होते हैं? तो एडिक्वेसी ऑफ लिक्विडिटी यानी कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी है या नहीं, ये इन कारकों पर डिपेंड करती है। पहला कारक है हिस्टोरिकल फंडिंग रिक्वायरमेंट्स। भाई आप अपना इतिहास देखो, आप अपने बैंक का इतिहास देखो कि कब कब किस किस ट्रेंड में फंडिंग की जरूरत पड़ती है। जनवरी में क्या फंडिंग होती है, फरवरी में क्या फंडिंग होगी, अपनी हिस्ट्री से पता करो ना। दिवाली में, त्योहारों में लोगों को पैसे की ज्यादा जरूरत होती है, ज्यादा निकालेंगे। इस तरीके से आपका हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या रहा है, ये चीजें जानना, ठीक है। देन करंट लिक्विडिटी पोजीशन, आपके पास वर्तमान में क्या पोजीशन है लिक्विडिटी की। देन एंटीसिपेटेड फ्यूचर फंडिंग नीड्स, भविष्य की जो फ्यूचर नीड्स हैं, फ्यूचर फंडिंग नीड्स जो हैं उनको पूरा करना। एंटीसिपेटेड, ठीक है, जो पहले से पता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फंडिंग सोर्सेज, कहां से पैसा आ सकता है, उनकी क्या क्या अवेलेबिलिटी है। ऑप्शंस टू रिड्यूस फंडिंग रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम अपनी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स को रिड्यूस कर सके, हम अपनी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स को रिड्यूस कर सके। प्रेजेंट एंड एंटीसिपेटिंग एसेट क्वालिटी, अभी की और एंटीसिपेटेड एसेट क्वालिटी क्या है हमारे पास। देन करंट एंड फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी, वर्तमान में और भविष्य की अर्निंग कैपेसिटी, कितनी हमारे पास क्षमता है अर्न करने की लिक्विडिटी। देन प्रेजेंट एंड प्लान्ड कैपिटल पोजीशन, क्या कैपिटल पोजीशन है हमारे पास वर्तमान की और हमने क्या प्लान कर रखी है। इन सब चीजों पर लिक्विडिटी की जो पर्याप्तता है वो निर्भर करती है। देन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, एक्सटर्नल यानी कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बाहर के फैक्टर्स हैं, बैंक के बाहर के। तो लिक्विडिटी इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशन ही तो था कोरोना, पूरी स्थिति बदल दी थी, ठीक है, जो आपके हाथ में भी नहीं था। तो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड मनी मार्केट ट्रेंड्स की फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। डिक्लाइन इन अर्निंग्स, आपकी अर्निंग्स में कमी आ सकती है। इंक्रीज हो सकते हैं आपके एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। डिपॉजिट कंसंट्रेशन रिस्क, डिपॉजिट कंसंट्रेशन रिस्क का मतलब एक ही जगह पर जो डिपॉजिट्स है, कंसंट्रेट ना करना एक जगह, वो भी रिस्क है। रेटिंग डाउनग्रेड, आपकी रेटिंग डाउनग्रेड हो जाए अगर। बिजनेस एक्सपेंशन या एक्विजिशंस, वो ध्यान रखिएगा, ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसर्स हैं। और टैक्स रेगुलेटरी चेंजेस, अगर गवर्नमेंट किसी प्रकार से कोई टैक्स में बदलाव करती है तो यहां पर पूछा जा रहा है, दैट्स इट, ठीक है। देन टूल्स टू मीट लिक्विडिटी नीड्स, लिक्विडिटी की जो जरूरत है, कौन कौन से टूल्स हैं जिनसे आप उनको पूरा कर सकते हो। तो याद रखिएगा, टू जनरेट फंड्स, अब बैंक में फंड्स जनरेट करना हो तो बैंक क्या कर सकता है, अपनी लिक्विड एसेट्स को डिस्पोज कर सकता है। लिक्विड एसेट्स में आता है शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, गोल्ड्स या किसी भी प्रकार की इस प्रकार की सिक्योरिटी जो बहुत ही कम समय के लिए। जैसे आपको अगर स्ट्रेस में जरूरत हो तो आपके पास गोल्ड है ना, आप सोना बेच करके पैसा ले आओगे, वही डिस्पोज ऑफ लिक्विड एसेट्स। इंक्रीज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को इंक्रीज करके भी पैसा लाया जा सकता है, लिक्विडिटी नीड्स को मीट किया जा सकता है। रिड्यूस होल्डिंग्स ऑफ इललिक्विड एसेट्स, इललिक्विड का मतलब जिनमें लिक्विडिटी नहीं है, उसको क्या करना है, उसकी होल्डिंग को रिड्यूस करके। जैसे घर मकान क्या है, वो इललिक्विड एसेट्स कहलाता है। देन इंक्रीज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है, दीर्घकालिक दायित्व को इंक्रीज करके। और रेज एडिशनल कैपिटल फंड्स,
ठीक है, और सारे कैपिटल फंड्स को रेज करके। तो ये वो ठीक है चीजें हैं जिनसे लिक्विडिटी नीड्स को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों एक बीच में इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, सीआईबी का रीलोडेड ठीक है बैच लॉन्च कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत आपको फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू प्लस केस स्टडी सब कुछ मिलता है। यानी कि मेन कॉन्सेप्ट पहले पढ़िए, फिर एमसीक्यू आप लोग पढ़िए, और फिर केस स्टडीज जो सारी की सारी आती हैं वो भी आप लोग पढ़िए। दिसंबर 2025 के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, अगेन इनरोल कर लीजिएगा, अभी pw.live पर जाइए, गवर्नमेंट एग्जाम में जाइए, JAIIB CAIIB कॉलम में जाकर के आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच है इस समय, तो सभी लोग जुड़िए। जैसे मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ वैसे ही मैं और मेरे साथ और जो फैकल्टीज़ हैं वो सब आपको इतने ही अच्छे तरीके से सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से कराएंगे। तो रीलोडेड CAIIB बैच में जुड़िए, मैं लास्ट में आपको और इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बता दूंगा। देन टाइप ऑफ लिक्विडिटी रिस्क, जो लिक्विडिटी रिस्क होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं तो वो भी जान लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, लिक्विडिटी एक्सपोजर कैन स्टेम फ्रॉम बोथ इंटरनली इंस्टीट्यूशन एंड एक्सटर्नली जनरेटेड फैक्टर्स। ऑब्वियसली जो लिक्विडिटी एक्सपोजर है वो हार्म हो सकता है आपकी इंटरनल सिचुएशन की वजह से और एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से। एक्सटर्नल लिक्विडिटी रिस्क कैन बी जियोग्राफिक, एक्सटर्नल का मतलब जो आपके हाथ में नहीं है वो जियोग्राफिक यानी कि एक क्षेत्र के हिसाब से हो सकता है, सिस्टमेटिक सिस्टम के हिसाब से, या इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक हो सकता है। इंटरनल लिक्विडिटी रिस्क रिलेट्स करते हैं लार्जली टू परसेप्शन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन का क्या परसेप्शन है उसके आधार पर इन इट्स वेरियस मार्केट्स, चाहे वो लोकल हो, रीजनल हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। अदर कैटेगरीज ऑफ लिक्विडिटी रिस्क आर, अदर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? फंडिंग रिस्क, ये बात याद रखिएगा। फंडिंग रिस्क का मतलब ये लिक्विडिटी रिस्क के अंतर्गत ही सब कैटेगरी रिस्क आता है। फंडिंग रिस्क इसका मतलब है नीड टू रिप्लेस नेट आउटफ्लोज ड्यू टू अनएंटिसिपेटेड विड्रॉल, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डिपॉजिट्स या नॉन रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट्स, होलसेल एंड रिटेल्स अराइजेस ड्यू टू। यानी कि फंडिंग रिस्क का मतलब सोर्स ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। बैंक के लिए जो लायबिलिटीज होती हैं उनको सोर्स ऑफ फंड कहा जाता है। जो लोग बैंक में पैसा जमा करने आते हैं डिपॉजिट्स, वो सोर्स ऑफ फंड है। तो अगेन यहां पर वही आपको बताया जा रहा है, नीड टू रिप्लेस, जरूरत है बदलने की, नेट आउटफ्लोज। ठीक है, जो नेट आउटफ्लो आपके पास आने थे लेकिन अनएंटिसिपेटेड कारणों की वजह से अब वो नहीं आ रहे। वो अनएंटिसिपेटेड कारण क्या है? लोग प्री मैच्योर कर रहे हैं अपनी डिपॉजिट्स। प्री मैच्योर का मतलब खत्म होना है 5 साल में, लेकिन 4 साल में लोग पैसा निकाल ले रहे हैं, 3 साल में पैसे निकाल ले रहे हैं, या रिन्यू नहीं करा पा रहे हैं। आपको 3 साल के बाद एफडी को रिन्यू करना था फिर से, लेकिन रिन्यूअल नहीं हो पाया। तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? फ्रॉड कॉजिंग सब्सटेंशियल लॉस, ठीक है, देन सिस्टमेटिक रिस्क, कोई सिस्टम का हो, देन लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, देन आती है लायबिलिटीज इन फॉरेन करेंसीज। इन सब की वजह से आपकी फंडिंग रिस्क अराइज होती है, ध्यान रखिएगा। फंडिंग यानी कि जो पैसा है आपके पास, सोर्स ऑफ फंड आपके पास जो था वो नहीं आ रहा है, एक तो हो गया फंडिंग रिस्क। देन टाइम रिस्क, समय, तो नीड टू कंपनसेट फॉर नॉन रिसीव्ड ऑफ एक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ फंड्स। नाम ही है ना टाइम रिस्क, समय से जो पैसा आना था लेकिन वो आपने जो सोच रखा है कि इस समय पर ये पैसा मेरे पास आएगा, आपने इनफ्लो का पूरा चार्ट बना रखा है लेकिन वो पैसा आपके पास नहीं आया, ये कब अराइज होगा? ड्यू टू सीवियर डिटेरियोरेशन इन एसेट क्वालिटी, जो संपत्ति है उनकी गुणवत्ता में कमी आई हो, स्टैंडर्ड एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग में बदल गई हो, यानी कि लोन्स आपके ठीक है वापस नहीं आ पा रहे हैं, एंड बोरोवर्स डिफॉल्ट कर रहे हैं, जो बोरोवर्स हैं वो डिफॉल्ट कर रहे हैं, टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हो रही है रिकवरी में, आपको नहीं मिल पा रहा है, टाइम इन्वॉल्व इन मैनेजिंग लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को मैनेज करने में जो समय आपका इन्वॉल्व हो रहा है। कॉल रिस्क, कॉल रिस्क का मतलब है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज। देखो कंटिंजेंट का मतलब है आकस्मिक। देखो कुछ चीजें जो बैलेंस शीट में नहीं लिखी होती हैं उनको ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर कहा जाता है, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, ये सब ठीक है कॉल रिस्क के अंतर्गत आती हैं। तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज का मतलब कंटिंजेंट है ना, लेकिन अचानक से अराइज हो गई, तो अगेन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड इनएबिलिटी टू अंडरटेक प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। कोई प्रॉफिट, कई बार अगेन आपको भी सस्ती संपत्ति दिख रही होती है कि यार बड़ी अच्छी ठीक है कायदे की जमीन है,
लेकिन उतने पैसे भी आपके पास नहीं उसको खरीदने के लिए। तो प्रॉफिट आपको सामने दिख रहा है कि यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं प्रॉफिट बना लेता। ये प्रॉपर्टी 10 लाख की है लेकिन बंदा मजबूरी में 8 लाख की बेच के जा रहा है, तो अगर मैं 8 लाख में खरीद लूं तो 10 तो अभी मिल जाएंगे मुझे। समझ गए मेरी बात की नहीं? तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो हैं ये आप नहीं कर पा रहे हो व्हेन डिजायरेबल अराइजेस। क्यों अराइज होती हैं समझिएगा। कन्वर्जन ऑफ नॉन फंड बेस्ड लिमिट इनटू फंड बेस्ड। जो नॉन फंड बेस्ड यानी कि जिसके लिए आपको फंडिंग की जरूरत नहीं थी अब उसके लिए फंडिंग की जरूरत है, तो नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स किस में कन्वर्ट हो जाए? अगर फंड बेस्ड में कन्वर्ट हो जाए। और स्वैप्स एंड ऑप्शंस, ठीक है, ये भी अगेन याद रखिएगा, ये कंटिंजेंट लायबिलिटीज होती हैं स्वैप या ऑप्शंस की। अब बात आती है मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क। किस तरीके से मेजर और मैनेज करेंगे? तो इंपॉर्टेंस ऑफ लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर लिक्विडिटी रिस्क हम मैनेज कर लेंगे तो याद रखिएगा बैंक में लोगों का विश्वास बना रहेगा और सब चीजें समय पर चलती रहेंगी। तो इंश्योर्स द बैंक्स कैन मीट लायबिलिटीज एज दे फॉल ड्यू। अगर लिक्विडिटी है तो बैंक अपनी लायबिलिटीज को जब भी आएंगी उनको पे कर सकता है। प्रिवेंट्स हो सकता है इररिवर्सिबल क्राइसिस सिचुएशन, यानी कि ऐसी सिचुएशन जिनको रिवर्स ना किया जा सकता उससे बैंक निपट सकता है अगर उसके पास लिक्विडिटी है तो। जैसे ठीक है, एसेट क्वालिटी का घटना, फ्रॉड या लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। देन लिक्विडिटी शॉर्टेजेस ऑफ वन बैंक कैन स्प्रेड सिस्टम वाइड। एक बैंक में जो लिक्विडिटी शॉर्टेज हुई तो याद रखिएगा लोगों के बीच में भरोसा चला जाता है कि बैंक में मेरा जमा पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो एक बैंक अगर अपना ट्रस्ट खोएगा तो सारे के सारे लोग यहाँ पर ट्रस्ट अपना खो देंगे। तो देन डिटरमाइंस हाउ मच टाइम अ बैंक हैज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन द क्राइसिस। कितना समय है उस क्राइसिस को कंप्लीट करने में। अब की रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एक इफेक्टिव लिक्विडिटी मैनेजमेंट में? तो कॉन्टिन्यूअस मेजरमेंट, बिल्कुल सही बात है। जहां पर भी आपको लगता है रिस्क है भाई कॉन्टिन्यूअस मेजर करते रहो, ठीक है, मापते रहो, हमेशा सुपरविजन करते रहो। जितना बेटर आपका सुपरविजन होगा उतना ही रिस्क को कम कर सकोगे, वही बात लिखा हुआ है। देन सिनारियो एनालिसिस। सिनारियो का मतलब अगेन याद रखिएगा स्ट्रेस या क्राइसिस सिनारियो में ये टेस्टिंग होती है जिसको सिनारियो टेस्टिंग बोलते हैं बेसिकली। तो अगर कोई अचानक से सिचुएशन आती है, जैसे गवर्नमेंट भी कराती है ना आजकल मॉक ड्रिल्स, कि युद्ध नहीं हो रहा है लेकिन अगर युद्ध हुआ तो कैसे हम बिहेव करेंगे, समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो मॉक ड्रिल्स वगैरह जो होती है उस मॉक का मतलब है नकली, लेकिन रियलिटी को देखते हुए वैसे ही समझ लीजिएगा। चेक करना है लिक्विडिटी नीड्स को, स्ट्रेस या क्राइसिस सिनेरियो में हम कैसे निपटेंगे। देन सेंट्रलाइज लिक्विडिटी कंट्रोल्ड। लिक्विडिटी का जो कंट्रोल है वो सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, यानी कि एक ब्रांच बेसिस पर नहीं होना चाहिए, पूरे सिस्टम बेसिस पर होना चाहिए। तो मॉनिटरिंग एट बैंक वाइड लेवल। देन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपका MIS बेटर होना चाहिए। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है यानी कि सारा डेटा ऑनलाइन होना चाहिए। तो जो टॉप लीडरशिप है उसको तो डेटा चाहिए ना, वो डेटा के अकॉर्डिंग बिहेव करेगी, तो MIS आपका मजबूत होना चाहिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंडिंग सोर्स, जहां से पैसा आपका आ रहा है वो सोर्स आपके डाइवर्सिफाई होने चाहिए, जिससे एक जगह कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। पता चला सिर्फ डिपॉजिट के भरोसे ही बैठे हैं, डिपॉजिट्स नहीं आई अगर कस्टमर की तो प्रॉब्लम हो गई, समझ गए? तो वो नहीं होना चाहिए। तो अवॉइड ओवर डिपेंडेंस ऑन अ फ्यू, ठीक है। देन कंटिजेंसी प्लानिंग, कंटिजेंसी का मतलब ही आकस्मिकता। आकस्मिकता की आपके पास पहले से प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग होगी तभी काम चलेगा। अब इसेंशियल स्टेप्स क्या हो सकते हैं लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए? तो एक स्ट्रक्चर डेवलप करना है लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट का। एक क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिपोर्टिंग लाइंस होनी चाहिए, कौन क्या करेगा, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और अगेन सबका क्या क्या लाइंस होंगी, रिपोर्टिंग लाइंस। टॉलरेंस लिमिट्स आपको सेट करनी पड़ेगी कि कहां तक रिस्क लिया जा सकता है, समझ गए कि नहीं? ठीक है, रिस्क कहां तक लिया जा सकता है, तो टॉलरेंस लिमिट कि इतने तक रिस्क है तो हम टॉलरेट कर सकते हैं, इसके ऊपर टॉलरेट नहीं करेंगे, हमें एक्ट करना पड़ेगा, टॉलरेट नहीं एक्ट। मेजर एंड मॉनिटर लिक्विडिटी रिस्क यूजिंग टूल्स, ये सारे टूल्स हैं। मैच्योरिटी गैप एनालिसिस करेंगे, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो NSFR और स्ट्रेस टेस्टिंग। दोस्तों LCR NSFR को लेकर के मैंने इनके न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कराए हुए हैं, ठीक है। आप लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और वीडियो के कॉलम में भी आप जाकर के सर्च कर सकते हैं BFM, ठीक है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो और नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों रेशियोज, जिनसे एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो इतना ही आज के सेशन में। आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो ये QR कोड है, आप स्कैन करके हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।
दैट्स इट, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, लेकिन अगेन एक इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी थी वो समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था। मिनट, ठीक है, कर दे, जस्ट अ मिनट। आपको ये समझ लीजिएगा यहाँ पर pw.live आप लिखेंगे सीधे, pw.live, pw.live आप यहाँ लिखेंगे, अपने आप ये आ जाएगा। आप देख सकते हैं pw.live। आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, गवर्नमेंट एग्जाम में रखेंगे, आपको JIB CIB दिख जाएगा। JIB CIB में जब आप जाएंगे तो ये सारे बैचेज आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो लेटेस्ट क्या चल रहा है, क्योंकि ऑफर्स आते जाते रहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इस बैच की बात आपसे कर रहा था, रीलोडेड CAIIB बैच। ये इंपॉर्टेंट बैच है, अभी का यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है, दिसंबर 2025 के लिए है, ये देख सकते हैं। और भी नंबर ऑफ बैचेस हैं यहाँ पर। अगर इंडिविजुअल आप करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल भी अवेलेबल हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं इस पेज को, जहाँ पर सारे के सारे बेटर ऑफर्स और बैचेस के बारे में मेंशन है। कहीं पर भी कोई डाउट अगर आपको होता है तो आप, ठीक है, हमसे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पर भी हेल्पलाइन का सेक्शन ओपन है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले टॉपिक में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।